Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 7, diversity in living organism. जीवों में विविधता. Have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? Each organism is different from all others to a larger or greater extent. For instance, consider yourself for a friend. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही ले लीजिए। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? क्या दोनों की लंबाई एक समान है? डज योर नोज लुक स्केटली लाइक योर फ्रेंड्स नोज? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? इज योर हैंड स्पेन द सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? हाउएवर इफ वी वेयर टू कंपेयर अवर सेल्व्स एंड अवर फ्रेंड्स विथ ए मंकी, व्हाट वुड वी से? Obviously, we and our friend have a lot in common when we compare yourselves with a monkey. But suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow. यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैड ए डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक were more important in forming the desired category. Hence, we were also deciding which characteristic could be ignored. अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। Now think of all the different forms in which life occurs on Earth. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand, we have blue whale and redwood trees of California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively. Some pine trees live for thousands of years, while insects like mosquito die within a few days. Life also ranges from colorless or even transparent worms to brightly colored birds and flowers. अब पृथ्वी में रहने वाले जीव को विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनके आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वह दूसरी और 30 मीटर लंबे नील व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों तक होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। This bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years. However, we do not have more than a teeny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organisms, which will allow us to put them into different classes and then study different classes or group as a whole.
हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। In order to make relevant group to study the variety of life forms, we need to decide which characteristics decide more fundamental differences among the organism. This would create the main broad group of organism. Within these groups, smaller subgroups will be decided by less important characteristics. जीवन के इस विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने का क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विशिष्ट समूहों का निर्भर करेगा। इन समूहों में से एक छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। What is the basis of क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण का आधार क्या है? Attempts at classifying living things into groups have been made since time immemorial. Greek thinker Aristotle classified animals according to whether they lived on land, in water, or in the air. This is a very simple way of looking at life, but misleading. For example, animals that live in the sea include corals, whales, octopus, starfish, and sharks. We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. In fact, their habitat is the only point they share in common. This is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about. जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायनों में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं होगा। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis for making the broadest divisions. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within the divisions. This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग का उप समूह में बांट सकते हैं। नए लक्षण के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। Before we go on, we need to think about what is meant by characteristic when we are trying to classify a diverse group of organisms. We need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. These way in fact are details of appearance or behavior, in other words form and function. इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। इसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण है और व्यवहार होता है। यह कहे कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है।
What we mean by a characteristic is a particular form or a particular function that most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristic. That we can run what the banyan tree cannot is also a characteristic. किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों को एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let's consider how a stone wall is built. The stones used will have different shapes and size. The stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them. On the other hand, the shapes and size of stones in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and soon. अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों को आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। The stones in the lowermost layer are like the characteristic that decide the broadest division among living organisms. They are independent of any other characteristic in their effects on the form and function of the organism. The characteristic in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety in the next level. In this way, we can build up a whole hierarchy of mutually related characteristics to be used for classification. यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों को समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर निर्भर करते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. What are some concrete examples of such characteristics used for a hierarchical classification? आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों को गौर करें। A eukaryotic cell has member bond organelles including a nucleus which allow cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different ways. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, enucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized function. Therefore, this is a basic characteristic of classification. एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं के झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं।
इसका असर कोशिकीय सूचना के सभी पहलू पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव का निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वह किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकते हैं। डू द सेल occur singly or are they grouped together, and do they live as an individual group? Cells that groups together to form a single organism use the principle of division of labor. In such a body design, all cell would not be identical. Instead, group of cell will carry out specialized functions. This makes a very basic distinction in the body design or organism. As a result, an amoeba and a worm are very different in their body design. प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उनके सम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यह वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक क्रीम की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस own food. Virus having to get food from outside would make very different body design necessary. क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों में की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। ऑफ द organisms that perform photosynthesis plant, what is the level of organizations of their body? जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है। Of the animals, how does the individual's body develop and organize its different parts, and what are the specialized organ found for different function? उसी तरह जंतुओं के किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing. The characteristic of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. This is because the basic design are different based on the need to make their own food, plants, or acquire it animals. Therefore, their design features having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad ग्रुप्स। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने की अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन के आधार बनते हैं। थैंक यू।